हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका। और आज हम बात करेंगे 2018 में जो हमारा आरएएस का प्रीलिम्स का पेपर हुआ था और उसमें जो राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए थे उनकी है वो व्याख्या करेंगे। इसलिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा है वो आप जल्दी से जुड़ जाइए और लोगों को भी है वो जोड़ने का प्रयत्न कीजिए ताकि है वो ये कारवां हम मजबूती से आगे की ओर बढ़ सके। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया है और जल्दी से है वो आप इस प्रश्न को देखिए जो 2018 के अंदर है वो आरपीएसए ने पूछा था। 2018 का ये पेपर है और ये भी वही सेम सिस्टम है, 200 नंबर का और 150 प्रश्न आते हैं, वही सिस्टम है प्रीलिम्स का। इसमें भी है वो 15 प्रश्न है वो हमारे पूछे गए थे, आरपीएसए ने है वो पूछे थे। तो पहला प्रश्न सभ्यता से संबंधित जो हमारा टॉपिक रहता है उसी से ये प्रश्न निकल करके आया है। निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए? यानी जो सभ्यता का स्थल है वहां से एक प्रश्न पूछा है कि ऐसी कौन से जो सभ्यता का स्थल जहां से इंडो ग्रीक शासक यूनानी शासक मिनेंडर के है वो सिक्के प्राप्त होते हैं। और कितने सिक्के? 16 सिक्के है वो प्राप्त होते हैं। ऑप्शन है आपका बेराट है, दूसरा रेड है, फिर आपका नगरी है और नगर है, नगरी और नगर। तो जल्दी से इसका है वो आंसर टाइप कीजिए। दोस्तों यदि बात की जाए ये जो सभ्यता वाला टॉपिक है और इसमें जो पूछा गया प्रश्न है वो ये है कि साहब इंडो ग्रीक शासक जो हिंद यूनानी शासक हुआ मिनेंडर, और उस मिनेंडर की जो मुद्राएं हमें प्राप्त होती हैं वो हमें प्राप्त होती है बेराट से। मिनेंडर के जो 16 मुद्राएं प्राप्त होती हैं, 16 सिक्के प्राप्त होते हैं, 16 सिक्के प्राप्त होते हैं और ये बेराट से है वो प्राप्त होते हैं। ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? बेराट से। चूंकि देखा जाए तो मिनेंडर के तो 16 होते हैं, साथ ही इंडो ग्रीक शासकों के, हिंद यूनान शासकों के, इंडो ग्रीक शासकों के हैं वो हमें 28 सिक्के यहाँ से प्राप्त होते हैं बेराट से। ये भी प्रश्न एक बार है वो पूछा गया, 16 सिक्के भी पूछ लिया, 28 भी पूछ लिया। यहाँ से हमें जो मौर्य काल की आहत मुद्राएं भी प्राप्त होती हैं, आहत मुद्राएं, आहत है या जिनको पंचमार्क सिक्के भी है वो कहा जाता है। तो 8 है वो यहाँ से आहत मुद्राएं प्राप्त होती है, 8 पंचमार्क सिक्के प्राप्त होती, 8 है वो पंचमार्क। कुल 36 मुद्राएं यहाँ से है वो प्राप्त होती हैं, 36 के आसपास है वो बेराट से प्राप्त होती है। इसलिए बेराट अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा रहता है। और बेराट है वो मौर्य काल की साइट दोस्तों मानी जाती हैं, तो मौर्य काल के जो साक्ष्य है वो बेराट से हमें प्राप्त होते हैं। तो आपका आंसर है वो इसका सही हो जाएगा, बेराट है। अब बेराट के बारे में और इनके बारे में थोड़ा और भी है वो हम जान लेते हैं। बेराट की यदि बात की जाए दोस्तों तो बेराट जो प्राचीन मत्स्य जनपद था उस मत्स्य जनपद का ही हिस्सा था बेराट, जिसको विराट नगर है वो कहा जाता है और मत्स्य जनपद की वो राजधानी रही थी। तो हम बात करेंगे कि जो प्राचीन जनपद था, एक प्राचीन मत्स्य जनपद की जो राजधानी विराट नगर है वाला हिस्सा है वो रहा था। ये महाभारत कालीन में भी मत्स्य है वो जनपद आता है, महाभारत कालीन। बेराट की यदि हम बात करें तो ये मौर्य काल की साइट मानी जाती है। किस काल की मानी जाती है? मौर्य काल की है वो साइट मानी जाती है। इसलिए हम देखते हैं यहाँ पर कैप्टन बर्ट है वो 1837 में खोज का कार्य करते हैं। तो यहाँ खोज का भी जो कार्य प्रारंभ में किया था वो कैप्टन बर्ट ने किया था 1837 में। कैप्टन बर्ट जिन्होंने अशोक का जो भाब्रू शिलालेख है वो यही बेराट से खोजा था, अशोक का भाब्रू शिलालेख। अशोक का भाब्रू शिलालेख जो अशोक के बारे में जानकारी देने का महत्वपूर्ण शिलालेख है, जो अशोक को बहुत धर्मावलंबी भी शामित करने का काम करते हैं, जिसमें अशोक कहता है कि अहम बुद्धम शरणम गच्छामि धम्मम शरणम गच्छामि, मैं बुद्ध की शरण में, बुद्ध संघ और धम्म तीनों का जो उल्लेख है वो भाब्रू के शिलालेख के अंदर मिलता है। बुद्ध संघ और धम्म के बारे में है
वो तीनों की जानकारी मिलती है, बुद्ध, संघ और धम्म के बारे में। तो इन तीनों के बारे में जो भाब्रू शिलालेख में जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए ये मौर्य काल की महत्वपूर्ण साइट। यहाँ पर दयाराम साहनी ने भी है वो उत्खनन खोज का भी कार्य किया था। दयाराम साहनी ने, यह भी प्रश्न एक बार पूछा गया है। दयाराम साहनी ने यहाँ पर बड़े पैमाने के ऊपर है वो खुदाई का, खोज का, उत्खनन का कार्य किया है। या नीलरतन बनर्जी ने भी है वो किया है, नीलरतन बनर्जी। कैलाशनाथ दीक्षित है, यह भी एक स्कूल व्याख्याता के फर्स्ट पेपर में पूछा गया है, कैलाशनाथ दीक्षित है। कैलाशनाथ दीक्षित, आपसे पूछा जाएगा कि इनका संबंध किससे रहा था, तो ऐसा प्रश्न पूछा गया था कि कैलाशनाथ दीक्षित और नीलरतन बनर्जी का संबंध किस सभ्यता से रहा, तो बेराट से है वो रहा था। दयाराम साहनी का डी.आर. भंडारकर का भी संबंध यहाँ से रहा, डी.आर. भंडारकर का भी है वो संबंध यहाँ से रहा था। दूसरी जो बात है वो हमारे एक इसमें सभ्यता के अंदर है वो नगरी चित्तौड़ की भी है, वो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं नगरी की। नगरी चित्तौड़, नगरी चित्तौड़, नगरी कहाँ पर है, चित्तौड़ के अंदर है। तो ये भी एक तरीके से एक सभ्यता का बड़ा है वो केंद्र रहता है, नगरी चित्तौड़ है। फिर नगर भी है, नगर टोंक है, और एक रेड टोंक भी है, रेड टोंक, ये भी हमारे सभ्यता के महत्वपूर्ण केंद्र में नाम आता है। तो ये एक हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न हुआ। आगे की ओर है वो अगला प्रश्न के ऊपर हम आगे बढ़ेंगे, और ये जो हमारा प्रश्न पाया था वो राजवंश जो संबंधित टॉपिक है वहां से प्रश्न निकल करके आया, और अच्छा प्रश्न था, सामान्य प्रकृति का, ज्यादा जटिल भी नहीं था। प्रश्न में कुछ इस तरह पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं था। गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित है वो किस शासक का संबंध नहीं रहा, यानी इनमें से 3 शासक ऐसे हैं जिनका संबंध गुर्जर प्रतिहार राजवंश से है, जबकि एक ऐसा है जिसका संबंध नहीं है। क्योंकि दोस्तों यदि बात की जाए तो राजस्थान में गुर्जर प्रतिहारों का भी लंबे समय अवधि तक है वो शासन रहा है। गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति है वो मंडोर से मूल रूप में मानी जाती हैं, जहाँ पर हरिश्चंद्र नामक है वो शासक जिसकी 2 पत्नियां थी, एक ब्राह्मणी थी एक छत्राणी थी, उनसे है वो एक इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। एक इसमें मत भी आता है जो पृथ्वीराज रासो लिखा था चंद्रबरदाई ने, और उसमें अग्निकुंड का एक सिद्धांत दिया। उसमें भी बात आती है कि साहब जब ऋषि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर एक यज्ञ का आयोजन किया तो उसमें ऋषि मुनियों के यज्ञ को जो असुर है वो बार बार क्या कर लेते थे, उसको यज्ञ में विघ्न डालते थे। तो फिर है वो अग्निकुंड से 4 योद्धा प्रकट किए, और उसमें है वो पहला ही नाम प्रतिहारों का आता है। प्रतिहार है, चालुक्य है, चौहान है, तो उसमें प्रतिहारों का नाम आता है। तो ये प्रतिहार हुए। दोस्तों जो इसमें सही आंसर देखा जाए तो इसमें नागभट्ट, महेंद्रपाल, देवपाल और भरतभट्ट 4 ऑप्शन है, और इसमें भरतभट्ट है। भरतभट्ट का संबंध गुर्जर प्रतिहार वंश से नहीं रहा, तो तीनों का गुर्जर प्रतिहार वंश से रहा। तो फिर बात आती है साहब इसका संबंध है वो किससे रहा, ज्यादातर लोग जवाब दे ही नहीं पा रहे। तो भरतभट्ट का यदि संबंध देखा जाए, और आप यदि कोई प्रमाणिक पुस्तक है वो पढ़े, हुकमचंद जैन साहब के जो किताब है उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि भरतभट्ट का जो संबंध है वो गुहिल राजवंश से रहा है। किससे रहा है, गुहिल से रहा है। गुहिल राजवंश जिसका है वो मेवाड़ के ऊपर शासन रहा था, उसमें है वो भरतभट्ट का उल्लेख आता है। हम देखते हैं बप्पाल रावल का है वो नाम आता है, अपराजित है, मान है, महेंद्र है, नाग है, और फिर उसमें खुमान तरते आता है, और खुमान तरते का उत्तराधिकारी है वो भरतभट्ट हुआ था। तो ये खुमान तरते का उत्तराधिकारी था, खुमान थर्ड का है वो उत्तराधिकारी था। और इसने कहा जाता है कि एक राष्ट्रकूट राजकुमारी से भी है वो विवाह किया था। भरतभट्ट ने राष्ट्रकूट राजकुमारी से विवाह किया था, तो इसने राष्ट्रकूट राजकुमारी से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। राष्ट्रकूट जो दक्षिण में मान्यखेत या मालखेट जो दक्षिण भारत में है, वहाँ है वो राष्ट्रकूटों का शासन है वो रहा था, जिसमें कृष्ण तर्ते का भी नाम आता है, दंती दुर्ग है वो नाम आता है, वो ध्रुव का नाम आता है, वो राष्ट्रकूट शासक हुए जो गुर्जर प्रतिहारों के समकालीन ही माने जाते हैं। त्रिकूट संघर्ष में भी भाग है वो उन्होंने लिया था। तो राष्ट्रकूट राजकुमारी से भाई साहब ने विवाह किया था, राष्ट्रकूट राजकुमारी से विवाह है वो किया था।
फिर भरतभट्ट का जो उत्तराधिकारी होता है वो आगे अलहट होता है, इसका उत्तराधिकारी आगे जाकर के अलहट था, और अलहट को ख्यातों के अंदर आलू रावल भी कहा जाता है, आलू रावल भी कहा जाता है। तो ये अलहट की है वो बात आती है। फिर नागभट्ट जो द्वितीय हैं, नागभट्ट द्वितीय को भी नागावलोक भी कहा जाता है, प्रथम को भी कहा जाता है, इसको भी है वो कहा जाता है। मेघनाथ का अवरोधक भी कहा जाता है, इंद्र के गर्व को द्रप को है वो चूर करने वाला भी है वो कहा जाता है। इसने मालवा, किरात, तुरुष्क, आनर्त इन प्रदेशों के ऊपर विजय भी है वो प्राप्त की थी। मालवा को जीतने का काम किया, आनर्त को जीता इसने लाट प्रदेश को जीतने का काम किया, लाट प्रदेश गुजरात का, मालवा, आनर्त, लाट प्रदेश, तुरुष्क मुसलमानों के ऊपर भी है वो विजय का काम है वो किया। बुचकला अभिलेख भी इसके बारे में है वो जानकारी हमें है वो देने का काम कर रहा है। बुचकला अभिलेख इसके बारे में है वो जानकारी देता है। तो ये तो हो गया। फिर आता है महेंद्रपाल, जो भोज का है वो उत्तराधिकारी हुआ था, और इसके समय में राजशेखर है वो इनके दरबारी भी रहे थे, राजशेखर है वो इसके समय भी रहे थे। राजशेखर ने इनको निर्भय नरेंद्र और निर्भय राज की उपाधि दी थी, निर्भय राज और निर्भय नरेंद्र की भी उपाधि दी थी। निर्भय नरेंद्र। तो राजशेखर इनके समय थे जिन्होंने काव्य मीमांसा, वित्तशाल भंजिका, बाल रामायण, बाल भारत, हर विलास, भुवन कोश जैसे ग्रंथों की है वो रचना की थी। देवपाल भी है वो गुर्जर प्रतिहार राजवंश का ही शासक रहा था, 948-49 के आसपास इसका भी शासन काल रहता है। तो ये तो हमारे एक दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न निकल करके आए। फिर आता है साहब राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नैमित्तिक पदनाम, राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नैमित्तिक पदनाम का प्रयोग किया जाता था। तो एक नैमित्तिक पदनाम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? नैमित्तिक, ये प्रश्न है कि साहब नैमित्तिक पदनाम का प्रयोग है वो किसके लिए किया जाता है? ये पद है। चूंकि इस प्रश्न को हम समझे तो ये प्रश्न हमारे तकरीबन 750 से लेकर के जो 1200 की ईस्वी है। चूंकि यहाँ पर एक प्रश्न में एक लाइन याद दी है पूर्व मध्यकाल, और पूर्व मध्यकाल का मतलब हुआ जो राजस्थान में राजपूत काल माना जाता है, जो राजपूत काल हमारे माना जाता है। राजपूत काल 750 से लेकर के 1200 ईस्वी, राजपूत काल। इसको सामंतवाद का काल भी है वो कहा जाता है, जिसको रामशरण शर्मा वगैरह ने सामंतवाद की है वो संज्ञा दी थी। राजपूत काल या सामंतवाद काल, या इसको पूर्व मध्यकाल भी है वो हम कह दें तो भी कोई बात नहीं, पूर्व मध्यकाल। और इसका जो समय होगा वो हमारा 750 से लेकर के 1200 ईस्वी तक का समय माना जाता है। क्योंकि मध्यकाल का जो समय है वो तो दिल्ली सल्तनत से प्रारंभ होता है, 1206 से लेकर के है वो औरंगजेब की मृत्यु तक भी मानते हैं, और कभी कभी प्लासी तक भी है वो माना जाता है। लेकिन पूर्व मध्यकाल पूछा है, और पूर्व मध्यकाल पूछा है तो यहाँ पर हमें समझ में आता है कि राजस्थान में एक बड़ी डायनेस्टी थी जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश है, और गुर्जर प्रतिहार राजवंश है। तो यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है, प्रशासन का पूछ लिया गया। तो बहुत से लोग तो डायरेक्टली भी करवा लेते हैं। तो इस प्रश्न को पूरा हम समझें और समझ में आता है तो बात निकल कर आई कि राजपूत काल सामंतवाद से प्रश्न हमारा आया है, और गुर्जर प्रतिहार कालीन प्रशासन है वो पूछा जा रहा है, उस समय की क्या स्थिति रही थी। तो नैमित्तिक पदनाम का जो दोस्तों प्रयोग किया जाता है वो एक तरीके से राज्य की जो ज्योतिष होता था उस ज्योतिष के लिए है वो किया जाता है। तो राज्य की ज्योतिष को लिए है वो नैमित्तिक पद का प्रयोग है वो किया जाता है। लोक स्वास्थ्य विभाग का जो अधिकारी होता था उसको विषगादी राज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विषगादी राज है वो कहा जाता है। तो ये विषगादी राज, विषगादी राज। चूंकि हमें चारों के चारों ही ऑप्शन को है वो देखना, और अगली बार आरपीएससी कई बार ऐसा भी करती है कि इस बार इसका राज ज्योतिषी पूछ लिया, अगली बार है वो ये पूछ लिया जाएगा मुख्य न्यायिक अधिकारी को पूर्व मध्यकाल में क्या कहा जाए। ऐसा भी प्रश्न बने हैं, कई बार बने हैं। तो ये प्रश्न, ये ऐसा का ऐसा प्रश्न है कि स्कूल व्याख्याता लेक्चर हिस्ट्री में भी यही प्रश्न इस तरह का पूछा
गया था। तो मुख्य न्यायिक जो अधिकारी होता था उसको धर्म स्तनीय है वो कहा जाता है, महाधर्म स्तनीय कहा जाता है, महाधर्म महाधर्म स्तनीय कहा है हो जाता है। तो मुख्य न्यायिक अधिकारी को कहा जाता है। लोक स्वास्थ्य भिस्काधिराज, राज की जो कवि होता है उसको बंदीन कहा जाता है, या बंदी पुत्र कहा जाता है, या बंदी पति कहा जाता है। तो जो राज की कवि था उसको बंदी पुत्र या बंदीन या बंदी पति है वो कहा जाता है। तो ये एक तरह से पूर्व मध्यकाल की प्रशासनिक शब्दावली है। पूर्व मध्यकाल की यदि प्रशासनिक शब्दावली को हम देखें, पूर्व मध्यकाल का प्रशासनिक व्यवस्था, और वो किसके, गुर्जर प्रतिहारों के काल का। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम संबंधित शासकों के बारे में तो पढ़ लेते हैं और किताबों में भी है वो शासकों के बारे में तो उसकी ज्ञात गाथाएं भरी हुई, लेकिन प्रशासन है, संस्कृति, साहित्यिक सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं, वो नहीं मिलता, इसलिए चुनौती हमारी बढ़ जाती है। तो उस समय की यदि स्थिति को देखा जाए तो एक शब्द आता है भुक्ति, जो प्रांत के लिए है वो प्रयोग होता है। प्रांत को है वो भुक्ति कहा जाता है, राज्य को है वो भुक्ति कहा जाता है। एक शब्द आता है आय और व्यय का जो ब्यौरा रखता था, आय और व्यय का जो जानकारी रखता था, उसको महाअक्षपटलाधिक, महाअक्षपटले कहा जाता था। तो ये भी कभी पूछ ले, ऐसा भी प्रश्न है, कॉलेज लेक्चर भर्ती में ऐसा एक प्रश्न पूछा गया था हमारा, महाअक्षपटले। एक है वो 2021 की कॉलेज लेक्चर में दंड पासिक पूछा गया था कि दंड पासिक किसको कहा जाता है। तो दंड पासिक है वो पुलिस अधीक्षक एसपी को कहा जाता था, पुलिस अधीक्षक, यानी आज का जो एसपी होता था वो उस समय का होता। एक महादंड पाशिक होता था जो महासेनापति होता था, महादंड पाशिक, महादंड पाशिक, तो महासेनापति है वो होता था। तो ये कुछ एक शब्दावलियां हैं वो हमारे सामने निकल कर आती। एक राजपुरुष शब्द भी है वो निकल कर आता है, वो भी पुर्जर प्रतिहार कालीन था। राजपुरुष शब्द एक बार कॉलेज स्कूल लेक्चर में ये प्रश्न पूछा गया था, गुर्जर प्रतिहार कालीन है वो राजपुरुष शब्द है वो अभिलेखों के अंदर मिलता है प्रशासन के रूप में। तो ये कुछ एक है वो हमारे प्रश्न निकल कर आया पूर्व मध्यकाल का। बात को आगे बढ़ाते हैं, अगला प्रश्न हमारे आता है क्रांतिकारियों का, और उसमें जो बड़ा नाम आता है वो क्रांतिकारी जिसने महंत प्यारेलाल हत्याकांड में है वो सजा मिली थी। तो ऐसे कौन से जो क्रांतिकारी है जिनको महंत प्यारेलाल जी की हत्या के अंदर है वो सजा मिली थी। दोस्तों यदि बात करें राजस्थान में क्रांतिकारी गतिविधियों की तो बड़ा नाम विजय सिंह पथिक का आता है, बड़ा नाम केसरी सिंह जी बारट का है वो नाम बड़ा उसके अंदर आता है। तो इन लोगों ने, जोरावर सिंह जी का नाम आता है, इनके पुत्र प्रताप सिंह का भी नाम आता है। तो इन लोगों ने क्रांतिकारी गतिविधियों में बड़ी है वो भूमिका निभाई। जिस समय देश के अंदर जो क्रांतिकारी गतिविधियों का जो चरण चलता है, रास बिहारी बोस 1915 में है वो क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने का काम करते हैं। तो उस समय राजस्थान भी अछूता नहीं रहा और राजस्थान में भी क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रचार प्रसार का है वो कार्य हुआ। तो ऐसी स्थिति में जो प्यारेलाल जी थे, एक साधु हैं जोधपुर के, उनकी हत्या है वो कोटा में ले जा करके केसरी सिंह जी बारट और ये कर लेते हैं, ताकि उनका उद्देश्य था कि धन को इकट्ठा करना। प्यारेलाल जी के पास में वो पैसे ज़्यादा थे तो वो पैसे कभी कभी है वो गला कटवा दिया इनका। तो प्यारेलाल जी की जो हत्याकांड में शामिल है वो नाम आता है केसरी सिंह जी बारट का है वो नाम आता है। और केसरी सिंह जी को प्यारेलाल हत्याकांड के अंदर, प्यारेलाल ये एक साधु थे और ये साधु जोधपुर के है वो थे, और इनको कोटा ले जा करके इनकी है वो हत्या की गई थी कि साहब आप यहाँ पधारो, आपका है वो भव्य स्वागत करेंगे। प्यारेलाल हत्याकांड के अंदर केसरी सिंह जी को 20 वर्ष की सजा है वो दी गई थी। केसरी सिंह जी को 20 वर्ष की सजा दी गई थी और सजा का कोरा नाटक किया गया था। बाकी इसमें रामकर्ण का भी नाम आता है, हीरालाल जौहरी का भी नाम आता है, उन लोग वे भी लोग साथ में है वो थे।
रामकरण थे, हीरालाल जौहरी थे, रामकरण है, हीरालाल है, एक हीरालाल जौहरी थे, ये भी उसके अंदर है वो शामिल थे। केसरी सिंह जी को 20 वर्ष की है वो सजा मुकर्रर की जाती है और इनको हजारीबाग जो जेल है वहां पर रखा गया था। हजारीबाग जेल जो उस समय के बिहार में थे, हजारीबाग जेल में रखे गए थे। हालांकि 1920 में इनको रिहा भी है वो कर दिया गया था, कुछ समय बाद में उनको रिहा भी कर दिया गया था, तो ज़्यादा सजा भी इनको नहीं काटनी पड़ी थी। अब केसरी सिंह जी के बारे में थोड़ी सी यदि हम बात करें तो केसरी सिंह जी है वो राजपूताने की शाहपुरा रियासत के देवपुरा गांव में है वो इनका जन्म है वो होता है। देवपुरा गांव में इनका है वो जन्म हुआ था और क्रांतिकारी गतिविधियों में है वो लंबे समय तक संलग्न रहे थे। रासबिहारी बोस के पास में अपने पुत्र प्रताप सिंह और भाई जोरावर सिंह जी को भी है वो क्रांतिकारी गतिविधियों में प्रशिक्षण हेतु है वो भेजा गया था। अमीरचंद मास्टर अमीरचंद के पास में भेजा गया था, जबकि रासबिहारी बोस ने तो इनको क्रांतिकारी हेतु है वो राजस्थान में भी कहा कि आप राजस्थान में क्रांतिकारी गतिविधियां करो। रासबिहारी बोस ने है वो विजय सिंह जी को भी यहाँ भेजा था, तो उस मायने में भी भूमिका बड़ी मजबूत हो जाती है। तो ये शाहपुरा के थे। तो इन्होंने जो राजस्थान के क्रांतिकारी इतिहास में बारठ साहब का परिवार ऐसा था जिन्होंने पूरे परिवार को क्रांतिकारी गतिविधियों में होम दिया था। अपने भाई जोरावर सिंह जी और पुत्र प्रताप सिंह और जमाई ईश्वरदान तक भी है वो एक तरह से इन्होंने है वो कार्य किया था। तो ये केसरी सिंह जी की बात। जोरावर सिंह जी ये भी केसरी सिंह जी के है वो भाई थे और केसरी सिंह जी के भाई हैं। इनका जो जन्म है वो 1893 के अंदर उदयपुर के अंदर है वो हुआ था। एक बार आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड के कोई पेपर में इनके जन्म को पूछा गया था, तो उसको भी ध्यान रखें। तो ये केसरी सिंह जी के भाई है। अमरदास बैरागी के नाम से है वो ये छद्म वेश में रहे थे, अमरदास बैरागी के नाम से। ऐसा एक बार है वो थर्ड ग्रेड की परीक्षा में पूछा गया था कि अमरदास बैरागी के छद्म वेश में है वो ये लंबे समय तक रहे थे, गिरफ्तार हुए ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया था कि हार्डिंग के ऊपर बम कांड में इनका भी नाम आया था। लॉर्ड हार्डिंग 1912 चांदनी चौक के अंदर जो बम कांड है उसमें इनका भी वो नाम आता है, तो पकड़ाई नहीं थी और आखिर में इनकी मृत्यु है वो कोटा में है वो मृत्यु होती है। तो इनकी डेथ कोटा में हुई थी, इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान में है वो रखेंगे। निमोनिया हो गया था और उसके कारण उनकी है वो डेथ हो गई थी। फिर बड़ा नाम विजय सिंह पथिक का आता है। विजय सिंह पथिक जिनको भूप सिंह है वो कहा जाता है। थोड़ा सा इनके बारे में भी है वो देख लेते हैं, क्योंकि हमें चारों ऑप्शनों को है वो देखना है अच्छे तरह से। तो विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक के बारे में यदि बात की जाए दोस्तों, तो ये राजस्थान के थे ही नहीं, तो फिर बात आती है कहाँ के थे। तो ये उत्तर प्रदेश के थे। कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के अंदर बुलंदशहर है, बुलंदशहर के गढ़वाली गांव है वो, वहाँ के ये थे मूल रूप से, गढ़वाली गांव के। मूल नाम तो इनका भूप सिंह जी था। मूल नाम क्या था? भूप सिंह। यह भी परीक्षा में है वो पूछा गया कई बार, भूप सिंह जी है वो। इनको है वो रासबिहारी बोस ने राजस्थान भेजा था कि आप जाओ और जो खरवा के ठाकुर गोपाल सिंह जी थे उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों में आप मदद करने हेतु जाओ। तो इनको भेजने का जो काम करते हैं वो रासबिहारी बोस है वो करते हैं। तो कहेंगे कि रासबिहारी बोस ने खरवा ठाकुर गोपाल सिंह, खरवा ठाकुर गोपाल सिंह की क्रांतिकारी गतिविधियों में मदद के लिए भेजा था। तो ये यहाँ पर है वो आए थे। फिर इनको गिरफ्तार भी कर लिया, कुछ समय तक टोडगढ़ जेल में भी है वो रहते हैं। तो टोडगढ़ जेल में भी कुछ समय तक है वो रहे थे, बाद में फरार भी है वो हो गए थे। एक बिजोलिया के साधु सीताराम दास जी, जो पहले पुस्तकालय अध्यक्ष भी है वो रहे थे, साधु सीताराम दास जी ने इनको है वो किसान आंदोलन जो बिजोलिया का 1897 में जो प्रारंभ होता है
उसके नेतृत्व हेतु भी है वो बुलाया था। तो साधु सीताराम दास के कहने पर, साधु सीताराम दास के कहने पर है वो बिजोलिया किसान आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व भी किया था। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। इनको राजस्थान के किसान आंदोलन का जनक भी है वो कहा जाता है। तो राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। ये पूरा व्यक्तित्व के ऊपर भी टॉपिक आता है, हम इस पर कभी है वो बात करेंगे, पूर्ण डिटेल से है वो करेंगे। इन्होंने राजस्थान सेवा संघ की भी है वो स्थापना की थी। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना है वो की थी। वर्धा में होती है प्रारंभ में, और बाद में है वो फिर अजमेर है वो ट्रांसफर किया गया था। राजस्थान केसरी करके समाचार पत्र भी है वो इन्होंने निकाला था। राजस्थान केसरी, राजस्थान केसरी, तरुण राजस्थान भी है वो एक निकाला था। तो ये भी है वो भूप सिंह का नाम आता है। बेंगू किसान आंदोलन को भी है वो समर्थन देने का काम है वो किया था इनके द्वारा। तो ये तो विजय सिंह जी का। एक नाम है, वो नाम आता है हमारे इसमें जो ऑप्शन में हमारा था वो, एक मिनट, इसमें प्रश्न था आपका श्याम जी कृष्ण वर्मा का। श्याम जी कृष्ण वर्मा के बारे में भी है वो दो बात हम देख ही लेते हैं। ये भी बड़ा व्यक्तित्व है श्याम जी कृष्ण वर्मा भी। श्याम जी कृष्ण वर्मा, इनका भी है वो भारत से बाहर स्वाधीनता आंदोलन, जो हमारा इंडियन हिस्ट्री में एक टॉपिक रहता है, भारत के बाहर स्वतंत्रता हेतु जो आंदोलन चलाने वाले लोग हैं, उसमें इनका भी नाम आता है श्याम जी कृष्ण वर्मा का। दोस्तों श्याम जी कृष्ण वर्मा की यदि बात की जाए तो इनका जन्म 1857 में होता है, और ये गुजरात के कच्छ के मांडवी के थे। गुजरात का जो कच्छ जिला है वहाँ मांडवी नामक जगह है, और ये गुजरात के अंदर पड़ता है। वहाँ पर इनका जन्म है वो स्थली है वो रही। इनकी जो डेथ होती है वो 1930 के अंदर है वो होती है, और ये जिनेवा में इनकी है वो डेथ हुई थी। स्विट्जरलैंड के अंदर है वो जगह है, वहाँ पर गए थे और फिर बीमारी के कारण उनकी डेथ है वो हो गई थी। तो ये तो एक थोड़ा सा परिचय। इनके बारे में यदि बात की जाए, मुख्य बात तो ये रही कि इन्होंने अपनी जो क्रांतिकारी जो गतिविधियों का केंद्र रहा वो लंदन को बनाया था, और वहाँ पर इंडिया हाउस की स्थापना की थी। इंडिया हाउस की स्थापना की थी। तो इंडिया हाउस कहाँ पर स्थापित किया? लंदन में, और उसके जरिए है वो स्वाधीनता आंदोलन को है वो चलाने का काम भारत से बाहर है वो किया था इनके द्वारा। इन्होंने सावरकर को छात्रवृत्ति भी दी थी, मदन लाल धिंगरा को भी है वो एक तरह से छात्रवृत्ति देने का है वो काम किया। सावरकर को तिलक की अनुशंसा के ऊपर देने का काम किया। साथ ही द इंडियन सोशलिस्ट करके एक समाचार पत्र भी है वो वर्मा जी ने निकाला था, द इंडियन सोशलिस्ट, द इंडियन सोशलिस्ट। तो द इंडियन सोशलिस्ट करके है इनका समाचार पत्र भी रहा था। अजमेर भी है वो वकालत हेतु आए थे। उदयपुर रियासत में भी है वो आने का काम श्याम जी कृष्ण वर्मा के है वो द्वारा किया गया। तो ये बड़े क्रांतिकारियों में नाम हमारा इनका आता है, जोरावर सिंह जी का नाम आता है, और केसरी सिंह जी, भूप सिंह, जो विजय सिंह पथी के वगैरह। अगला प्रश्न जो हमारा आया है वो अधीनस्थ जो पार्थक्य की संधियां हुई थी उन संधियों से प्रश्न निकल कर आया कि निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत है वो की थी। क्योंकि हम देखते हैं कि ये जो ब्रिटिश राज के द्वारा अलग अलग समय अवधि में एक संधियों का दौर प्रारंभ होता है। वेलेस्ली के द्वारा भी है वो पहले सहायक संधि का मसौदा लेकर के आए थे, फिर है वो एक पुनः 1817-18 में है वो अधीनस्थ पार्थक्य की संधि आई, और राजस्थान की जो रियासतें थी उनके साथ अधीनता उन्होंने स्वीकार की। और अंग्रेजों का मानना था कि हम तो आपको मराठों और पिंडारियों से संरक्षण प्रदान करें, जबकि वास्तविक उद्देश्य ये था कि वे एक तरह से यहाँ की जो रियासतें हैं उनको एक तरह से नियंत्रण में करना चाहते थे। तो ये बातचीत की बात कही किसने की? तो डेविड ऑक्टरलॉनी की बात की, चार्ल्स मेटकाफ, आर्थर वेलेस्ली और जॉन जॉर्ज। तो 1817-18 की जो संधियां करते हैं वो चार्ल्स मेटकाफ है वो करते हैं एक तरीके से। तो ये चार्ल्स मेटकाफ के समय है वो कार्य शुरू होता है, इसको आप है वो ध्यान रखें। इन्होंने है वो बात की।
6 जनवरी 1818 जोधपुर के साथ में भी है वो करने का काम है वो किया। जबकि जोधपुर महाराजा जो मान सिंह जी थे वो करना चाहते ही नहीं थे, लेकिन बाद में जैसे तैसे करके है वो मान सिंह जी और मेटकाप है वो संधियां करते हैं। लेकिन यहाँ से एक प्रश्न ऐसा पूछा गया था एक बार कॉलेज लेक्चरर के अंदर कि प्रश्न ये था कि जो अधीनस्थ पार्थक्य की संधियां हुई थी उनके ऊपर हस्ताक्षर है वो किसने किया था। तो हस्ताक्षर की यदि बात की जाए तो मान सिंह जी ने नहीं किया था। हस्ताक्षर का जो कार्य करते हैं वो तो अभ्यराज करते हैं, अभ्यराज, और एक व्यास बिशन राम, ये अभ्यराज भी व्यास हैं, और युवराज छत्र सिंह, इन्होंने है वो इसके ऊपर हस्ताक्षर का कार्य किया था। तो ये एक तरीके से उद्देश्य कह रहे थे कि मराठों से संरक्षण है वो देने का काम है वो कर रहे थे, तो एक स्थिति आई। जबकि वास्तविक रूप से यहाँ क्या कही, अधीनस्थ पार्थक्य की संधियां की, उसके बाद रेजिडेंट नियुक्त किया जाता दरबार में, संबंधित जो शासक है वो अपनी सेना भंग करेगा, सेना किसकी रहेगी, कंपनी की रहेगी, पैसा है वो कौन देगा, संबंधित शासक है वो देगा। तो एक तरह से बड़ी समस्या इनके द्वारा है वो की गई थी, तो एक स्थिति ये भी आई। फिर आर्थर वेलेस्ली का भी है वो नाम बड़ा आता है, और आर्थर वेलेस्ली ने है वो आंग्ल मैसूर चतुर्थ युद्ध के अंदर भी है वो भाग लिया था, आंग्ल मैसूर युद्ध के अंदर है वो भाग लिया था, टीपू सुल्तान के विरुद्ध में है वो भाग लेने का है वो काम कर रहे हैं। डेविड ऑक्टरलोनी की यदि बात करें तो इसने आंग्ल नेपाल युद्ध में भी है वो भागीदारी है वो निभाई थी 1814 के अंदर। तो ये एक स्थिति हमारे सामने निकल करके अधीनस्थ पार्थक्य की संधियों की आती है। फिर प्रश्न आया कि देशी रियासतों में है जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी। तो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी, वो कौन सी रियासत है वो नहीं थी। तो इसमें यदि देखा जाए बूंदी है, प्रतापगढ़ है, शाहपुरा है और उदयपुर है। तो ये राजस्थान के एकीकरण से दोस्तों हमारा प्रश्न निकल करके आया, राजस्थान के एकीकरण का टॉपिक है वो आता है, जहां हम देखते हैं कि राजस्थान का 7 चरणों के अंदर है वो एकीकरण होता है, 7 चरणों के अंदर होता है। 1948 के है वो मार्च माह में है वो शुरुआत मानी जाती है, 18 मार्च से लेकर के, और आखिर में जाकर के 1 नवंबर 1956 को है वो इसका एकीकरण होता है। राजस्थान में यदि एकीकरण की बात करें तो इस समय 19 है वो रियासतें थी और है वो 3 ठिकाने थे, 3 ठिकाने, जिसमें नीमराणा, लावा, कुशलगढ़। तो ये नॉन सैल्यूटेड थी, इनको है वो एक तरह से तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी इन तीनों को, जबकि इन 19 को है वो दी जाती थी। तो ये राजस्थान की एक स्थिति निकल करके आती है। इसका जो सही माना जाएगा वो उदयपुर माना जाएगा। तो उदयपुर है वो नहीं आती है, उदयपुर तो है वो तीसरे चरण में आ जाएगी। तो यहाँ पर 9 रियासतें निकल करके हमारे सामने आई थी, वो सेकंड है वो चरण था। प्रथम चरण है वो मत्स्य संघ का था और सेकंड चरण ये था। मत्स्य संघ में अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर ABCD थी, जबकि यहाँ पर है वो बूंदी है, शाहपुरा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, कोटा, बूंदी, झालावाड़, ये सारी आ गई थी। उदयपुर तीसरे चरण में आती है। फिर महाराणा भूपाल सिंह है वो राज प्रमुख बनते हैं, राजधानी भी है वो उदयपुर बनाई जाती है। तो ये एक स्थिति निकल करके आई। फिर आता है एक समाचार पत्र के कि त्याग भूमि के संपादक कौन थे। हरिभाऊ उपाध्याय थे, जयनारायण व्यास थे, देवीदत्त त्रिपाठी और ऋषिदत्त मेहता। दोस्तों यदि समाचार पत्र वाले टॉपिक की बात करें तो यहाँ से भी प्रश्न हमारा 2021 में भी पूछे गए थे 2 प्रश्न, और यहाँ पर भी है वो एक प्रश्न पूछा गया। तो त्याग भूमि यदि समाचार की बात करें तो हरुभाई उपाध्याय है, इन्होंने 1927 में त्याग भूमि का है वो संपादन किया था। 1927 में त्याग भूमि इनका समाचार पत्र आता था, त्याग भूमि है वो आता था। हरिभाई उपाध्याय की भी बात करें तो ये भी 1951 से लेकर 56 तक अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र मुख्यमंत्री भी रहे थे। अजमेर मेरवाड़ा के, जो कि ये चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था, इसलिए 56 में जाकर इसका विलय होता है।
तो अजमेर मेरवाड़ा के ये मुख्यमंत्री है वो रहे हुए थे, मुख्यमंत्री है वो रहे हुए थे। तो ये हरू भाई उपाध्याय की बात हो गई। ये जो कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी का समाचार पत्र आता था, प्रताप जो छपता था, उसमें भी कुछ समय तक संपादकीय का कार्य है वो करते हैं तो हरिभाई उपाध्याय साहब करते हैं। राजस्थान इनकी कर्मस्थली थी, एमपी ग्वालियर से है वो ये आते थे। जयनारायण व्यास लकीर के फकीर जो जोधपुर रियासत से है वो आते थे, ये तो जोधपुर रियासत से है वो आते थे। पोपाबाई की पोल, पोपाबाई की पोल मारवाड़ रियासत की अव्यवस्था करके किताबें भी है वो लिखने का काम किया। आगी बाण करके समाचार पत्र भी है वो समाचार पत्र इनका आता था। ऋषिदत्त मेहता भी है वो बड़ी व्यक्तित्व में आए। देवी दत्त त्रिपाठी का भी नाम है वो हमारे इसके अंदर आता है, प्रमुख व्यक्तित्व। ये व्यक्तित्व में भी आते हैं, समाचार पत्र में भी आ जाएंगे। फिर ये मंदिर से एक प्रश्न हमारा पूछा गया है और मंदिर से है वो 2018 में 2 प्रश्न पूछे गए। कुछ मंदिर हैं, सामने कूट मिलाना था। कामेश्वर मंदिर कहाँ पर है? शीतलेश्वर, पीपला माता और नीलकंठ, और सामने स्थान दिए हुए हैं। तो कामेश्वर मंदिर यदि की बात की जाए दोस्तों तो ये पाली के अंदर है, और शीतलेश्वर महादेव मंदिर है वो झालावाड़ के अंदर है। पीपला माता का मंदिर जोधपुर में है और नीलकंठ मंदिर अलवर के राजौरगढ़ के अंदर आता है। अब आप इसका कूट यदि देखोगे तो कामेश्वर मंदिर डी आपका आंसर होगा, शीतलेश्वर मंदिर झालावाड़ आपका आंसर होगा, पीपला माता जोधपुर बी होगा और नीलकंठ ए होगा। तो DCBA, DCBA ये आपका आंसर बी है वो ये हो जाएगा। अब यदि इन मंदिरों की बात करो तो ये जो कामेश्वर मंदिर ये पाली में, ये भी गुर्जर प्रतिहार काल के मंदिर है, यानी गुर्जर प्रतिहार कालीन शैली के मंदिरों में है वो इसका नाम आता है। शीतलेश्वर महादेव मंदिर है वो राजस्थान में प्राचीनतम तिथि युक्त देवालय, प्राचीन तिथि युक्त देवालय यानी तिथि का अंकन किया हुआ देवालय है वो ये है। 689 ईस्वी है वो का अंकन इसके ऊपर मिलता है। तो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम मंदिर है जिसके ऊपर तिथि अंकित है वो किसके ऊपर है? शीतलेश्वर महादेव मंदिर झालावाड़, जिसको चंद्रमौलीश्वर मंदिर भी है वो कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको चंद्रमौलीश्वर मंदिर भी कहा जाता है, चंद्रमौलीश्वर मंदिर भी कहा जाता है। तो ये महादेव जी का मंदिर है। फिर पीपला माता की यदि मंदिर की बात करें तो पीपला माता का जो मंदिर है वो जोधपुर के अंदर रहता है, जोधपुर में है वो पीपला माता का मंदिर, और ये ओसिया के सूर्य मंदिर के निकट में ही मंदिर रहता है। सूर्य मंदिर के ही पास में ये मंदिर पड़ता है, जिसमें गर्भगृह के अंदर कुबेर की मूर्ति है, कुबेर है, महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति है यहाँ पर इस मंदिर में मिलती है, महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति जो यहाँ से मिलती है। फिर नीलकंठ मंदिर है वो अलवर के राजौरगढ़ में, अलवर के राजौरगढ़ के अंदर है वो, यह भी गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिरों में है वो नाम आता है। तो नीलकंठ मंदिर, तो ये मंदिर है जहां से प्रश्न हमारा पूछा जाता है। एक और मंदिर का प्रश्न आया है कि चित्तौड़गढ़ किले के निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक जैन मंदिर है? यानी यहाँ पर कुछ मंदिर दिए कि उनमें से जैन मंदिर सभी चित्तौड़ किले के हैं, उसमें जैन कौन सा है वो पूछा गया है। कुमश्याम मंदिर, सतबीस देवरी, समदेश्वर मंदिर और तुलजा भवानी का मंदिर। यदि इस प्रश्न की बात करें दोस्तों तो इसका जो सही आंसर माना जाएगा वो सतबीस देवरी का माना जाएगा। 7 और 20 देखिए आप, इसका 7 और 20 यानी 27 मंदिर है, ये 27 मंदिर है वो यहाँ पर हमें मिलते हैं। तो ये चित्तौड़ के अंदर है। तो एक तरह से त्रिपुलिया गेट के पास में ही ये मंदिर, त्रिपुलिया गेट से आगे की तरफ है वो मंदिर रहता है। तो ये जैन मंदिर के अंदर नाम आता है इसका। कुमश्याम मंदिर भी है वो चित्तौड़ के अंदर है, और ये मूल रूप से जो कुमश्याम मंदिर है वो 8वीं शताब्दी का है, विष्णु का मंदिर है, ये विष्णु, भगवान विष्णु को समर्पित है। लेकिन इसका पुनर्निर्माण जीर्णोद्धार महाराणा कुंभा ने है वो करवाया था, इसलिए ये एक तरह से हमारे जो कुंभा के नाम पर ही कुमश्याम मंदिर आता है। समदेश्वर मंदिर जिसको मोकल मंदिर भी है वो कहा जाता है, इसका पुनर्निर्माण महाराणा मोकल ने है वो करवाया था, जिसको मोकल मंदिर भी है वो कहा जाता है। फिर एक आता है तुलजा भवानी का जो मंदिर है, यह भी आपके चित्तौड़ में ही रहता है,
तुलजा भवानी का चित्तौड़ में। और इस मंदिर को जो बनवाने का काम किया था वो बनवीर ने करवाया था। किसने करवाया था? बनवीर ने है वो करवाया था। बनवीर ने है वो इसका निर्माण है वो करवाया था, तुलजा भवानी। जो शिवाजी की कुल देवी है वो आराध्य देवी तुलजा भवानी थी। तो ये चित्तौड़ में है वो मंदिर है। इन सभी के बारे में हमने एक एक से देख लिया, किससे है वो क्या बात की। फिर आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अलवर शैली से है वो संबंधित नहीं है वो रहा है। तो अलवर चित्रकला से संबंधित नहीं है, यानी चित्रकला का प्रश्न आपसे पूछा गया कि अलवर शैली से उसका संबंध नहीं रहा है। जमुनादास, बख्शाराम, नंदराम और नानकराम, तो 4 चित्रकार उसमें से अलवर शैली से कौन संबंधित नहीं रहा। दोस्तों यदि इस प्रश्न का आंसर देखा जाए तो आपका इसका जो सही आंसर माना जाएगा वो माना जाएगा नानकराम है, वो एक तरह से अलवर शैली से संबंधित नहीं रहे थे। तो नानकराम का संबंध अलवर शैली से नहीं है। तो फिर कहाँ से रहता है? इनका किशनगढ़ से रहा। किससे रहा था? किशनगढ़ शैली से है वो रहा था। तो ये एक तरह से हमारे सामने थे। किशनगढ़ शैली भी हम देखते हैं कि ये एक तरह से जो किशनगढ़ शैली मोरध्वज निहाल चंद जिसने बनी ठणीकार जो चित्रांकन का काम किया, जिसको राजस्थान की मोनालिसा की है वो संज्ञा दी जाती है, तो वो भी किशनगढ़ शैली का ही रहा। ये जो जमुनादास है, बख्शाराम है और नंदराम है, ये अलवर शैली के चित्र है वो रहे थे। तो ये कहाँ के हो जाएंगे? अलवर के हो जाएंगे। अलवर चित्र शैली की यदि बात की जाए तो अलवर चित्र शैली का ऊपर जो प्रभाव है वो ईरानी का है, मुगल का है और राजपूत, तीनों का ये मिश्रित मानी जाती है। तो अलवर शैली के ऊपर बात हम थोड़ी सी करें। अलवर शैली के ऊपर ईरानी शैली का प्रभाव है, मुगल और राजपूत। राजपूत तो हो गई कि इनके समय थे, तो इनका मिश्रित है वो माना जाता है। अलवर शैली की दूसरी विशेषता देखी जाए तो महाराजा जो विनय सिंह जी का समय था, महाराजा विनय सिंह जी का समय, वो इसका स्वर्ण काल था। महाराजा विनय सिंह जी का काल अलवर चित्र शैली का स्वर्ण काल है वो माना जाता है। वेश्याओं के चित्र है वो अलवर शैली के अंदर ज्यादा है वो बनते हैं। तो एक तरह से गणिकाओं के चित्र बनते हैं ज्यादातर, गणिकाओं के चित्र तो अलवर शैली के अंदर बनते हैं। तो ये अलवर शैली है वो हमारी बात है वो हो गई, किशनगढ़ की भी हो गई थी। फिर साहब संगीत से है वो आया है कि गौरी देवी जिस गायन शैली से संबंध है वो कौन सी रही है। तो संगीत है, लोक संगीत भी है और शास्त्रीय संगीत है, दोनों संगीत है वो हमारे आते हैं उसके अंदर। तो वहां से प्रश्न पूछा है ये संगीत की शैलियां कौन सी है, कौन रही। तो गौरी देवी लंगा से, तालबंदी से, मांड से और ठुमरी से। तो बहुत आसान ही प्रश्न रहा, इसका कोई ज़्यादा है वो बड़ा जो हमें घबराने की बात नहीं, सिंपल प्रश्न पूछा गया। तो हमें पता ही है कि गौरी देवी का है वो किस शैली से रहा था, मांड है वो शैली से रहा था। और मांड शैली बेसिक रूप से है वो जैसलमेर की है वो रही थी। तो ये मांड शैली रही। गौरी देवी है वो राजस्थान की कोकिला के नाम से है वो जानी जाती है, मरु कोकिला। तो ये कोकिला के नाम से है वो जानी जाती हैं। पाली के अंदर है वो इनका जन्म माना जाता है। तो ये एक तरह से गौरी देवी के मांड क्षेत्र जैसलमेर की है वो राग मानी जाती है। दूसरा एक ऑप्शन ठुमरी भी है। तो ठुमरी जो बेसिक रूप से है, ठुमरी के बारे में यदि देखा जाए तो अवध जो वाजिद अली शाह हुए थे, अवध के जो नवाब हुए थे, अवध के नवाब, फैजाबाद, अवध, अयोध्या, वहाँ के नवाब हुए थे वाजिद अली शाह। देखते हैं कि 1856 में लॉर्ड डलहौजी के समय अवध का है वो हड़प कुशासन का जो शिकार हुई थी वो भी हुई थी और वाजिद अली शाह को फिर शासन से वो बर्खास्त भी किया गया था। फिर उनकी ये जो बेगम थी जो 1857 की क्रांति में भाग भी है वो लेती हैं। तो जो ठुमरी है, ललन प्रिया नाम से ठुमरी लिखते थे वाजिद अली शाह। तो ललन प्रिया नाम से जो ठुमरी लिखने का ठुमरी है वो कौन करते थे, वाजिद अली शाह है वो करते, वाजिद अली शाह है वो करते। तो ये एक तरह से वाजिद अली शाह का नाम है। फिर एक लंगा शैली भी आती है गायन की जो राजस्थान की शैली है, और लंगा शैली है वो राजस्थान में बाड़मेर में है वो ज़्यादा प्रचलन में रही। बाड़मेर है, जैसलमेर है, बीकानेर है, जोधपुर है,
वो लंगा गायन शैली थी। मामून यार जो लंगा होते हैं वे गाते हैं इस शैली के अंदर, लंगा है वो गाते हैं। फिर एक तालबंदी आती है, वो भी एक तरह से गायन की शैली है। तो ये चार है वो हमारे शैलियाँ है वो हो गई प्रश्न। आगे हम और बढ़ाते हैं कि नारी संत है दयाबाई है वो किसकी शिष्या थी। तो ये नारी संत है दयाबाई, देख लीजिए दयाबाई के बारे में, संत चरणदास जी की शिष्या थी, या फिर संत निम्बारकाचार्य और संत रविदास जी और रामचरण जी। दोस्तों यदि देखा जाए दयाबाई है, सहजोबाई है, ये संत रामचरण दास जी की है वो शिष्याएं थी, रामचरण दास जी की शिष्याएं थी दयाबाई, सहजोबाई, दया प्रकाश, सहज प्रकाश, दयाबाई है, सहजोबाई है। तो रामचरण चरणदास जी की है वो ये शिष्याएं रही थी। चरणदास जी की बात करें तो अलवर डेहरा उनका है वो केंद्र रहा, और फिर उनकी डेथ भी है वो दिल्ली के अंदर हुई। तो एक तरह से चरणदास जी जो पीठ है वो दिल्ली में ही रहती हैं। तो अलवर डेहरा इनका बड़ा है वो केंद्र रहा था अलवर के अंदर, और दिल्ली में ही इन्होंने समाधि ली थी। इसलिए इनकी समाधि, एक बार अभी एक प्रश्न पूछा था कि इनकी समाधि है वो कहाँ पर है, तो समाधि चरणदास जी की दिल्ली के अंदर है वो रही। तो एक तरह से निर्गुण और सगुण दोनों की जो मिश्रित का कार्य है वो चरणदास जी के द्वारा किया था। निर्गुण और सगुण भक्ति दोनों का मिश्रण है, दोनों का मिश्रण है वो चरणदास जी की भक्ति में देखने को मिलता है। तो राजस्थान के संत संप्रदाय से ये प्रश्न आता है। फिर निम्बारकाचार्य की यदि बात करें तो निम्बारकाचार्य का भी है वो बड़ा नाम आता है, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, तो उसमें निम्बारकाचार्य का भी नाम बड़ा आता है। तो ये निम्बारकाचार्य, निम्बारकाचार्य, तो निम्बारकाचार्य। राधा संप्रदाय भी है वो कहा जाता है, इसको राधा वल्लभ संप्रदाय भी कहा जाता है। राधा और कृष्ण को इनकी है वो पूजा करते थे, प्रेसी है वो मान करके इनकी पूजा का काम है वो कर रहे थे। भेदा भेद का जो सिद्धांत है वो निम्बारकाचार्य भी दे रहे हैं। और जो निम्बारकाचार्य की पीठ रही वो राजस्थान में सलेमाबाद में रही। कहाँ पर रही? सलेमाबाद अजमेर के अंदर रही। सलेमाबाद अजमेर में है वो निम्बार्क संप्रदाय की पीठ है वो रही। संत रविदास रेदास जी जो भाई मीरा के भी गुरु हुए थे, रविदास जी, और ये निर्गुण भक्ति के थे। रविदास जी निर्गुण भक्ति के थे, जबकि मीराबाई सगुण भक्ति की थी। तो ये रविदास या रविदास कहो या रेदास जी कहो, वो एक ही बात हो जाएगी। फिर रामचरण जी के बारे में है, वो रामसनई संप्रदाय से है। वो रामचरण जी रामसनई संप्रदाय की स्थापना है वो की थी। हमने देखा था कि इनकी है वो जो टोडा के अंदर है वो इनका जन्म होता है, जो पहले जयपुर में था, अब है वो टोंक 1719 के अंदर है वो इनका जन्म है वो ईस्वी के अंदर होता है। तो इसके ऊपर है वो कल की क्लास में हमने विस्तृत बात की थी रामचरण जी। आप 2021 के भी प्रश्नों का विश्लेषण अवश्य देखें। गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली है वो कौन सी है? तो गरासियों की है वो कौन सी नृत्य हो जाएगा, वो आपके बारे में बात है वो करनी। तो गरासियों का क्या हो जाएगा? लूर है वो हो जाएगा, गरासियों का है वो हो जाएगा। फिर बम रशिया जो भरतपुर के अंदर है वो बम रशिया, नगाड़े है वो जोर जोर से बजाए जाते हैं। बम रशिया भरतपुर अलवर क्षेत्र के अंदर, ठीक है। तेरह ताली है वो जैसलमेर के अंदर होता है। जैसलमेर में पोखरण रामदेवरा वहां पर है वो एक तरह से कामड़ जाति की महिलाएं हैं वो 13 ताली नृत्य करती, कामड़ जाति की महिलाएं हैं वो करती। 13 मजीरे हैं वो बांधती हैं, 13 मजीरे हैं वो बांधती। हाथों और पैरों पर बांधती हैं, 9 बांधती है पैरों में, बाकी हाथों के बांध कर उनसे है वो एक तवने निकालने का काम होता है। तो ये एक तरह से रामदेव जी मंदिर में है वो हम देखते हैं इस तरह, ये 13 ताली हो जाएगा। फिर गौरी है वो नृत्य जो प्रसिद्ध नृत्य में नाम आता है, तो ये गौरी की बात होगी। फिर आता है आपके एक विजयदान जी देथा, व्यक्तित्व जो हमारा टॉपिक रहता है, जिस तरह 2021 में रूमा देवी के ऊपर पूछा गया, उस तरह से व्यक्तित्व में टॉपिक विजयदान देथा को पूछा गया। तो विजय के बारे में कौन सा है वो कथन है, सही कौन से 2 आपको चूज करना। तो विजयदान जी देथा राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक थे, जिनकी कहानी चरणदास चोर नामक नाटक के रूप में भी रूपांतरित हुई, ठीक बात है।
विजयदान देथा ने रूपायन संस्थान के सह-संस्थापक भी रहे थे। तो ऑप्शन ए भी सही है और बी भी सही। इस मायने में हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी है वो हो जाएगा। तो ऑप्शन डी है वो हमारा सही माना जाएगा। विजय की यदि बात करें तो विजयदान जी देथा, विजयदान देथा बोरुंदा इनका जन्म स्थान है और 1926 के अंदर इनकी जन्म है वो हुआ। 2013 के अंदर है वो इनकी डेथ है वो हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। विजयदान देथा, विजयदान देथा है वो अच्छे साहित्यकार, व्यंग्यकार में भी है वो नाम आता है। राजस्थान के अच्छे साहित्यकारों में नाम आता है, तो इस साहित्यकार में विजयदान जी का नाम आता है। जिन्होंने है वो एक तरीके से सपन प्रिया है, अलिखो और हिटलर है, अनोखा पेड़ है, ऐसी करके कृतियां भी है वो लिखने का काम किया। बातों की फुलवारी लिखी, 14 खंडों के अंदर लिखी, जिसमें असंख्य कहानी है वो संग्रह है। तो बातों की बातारी फुलवारी, बातारी फुलवारी कितने? 14 खंडों में। ये एक बार प्रश्न ये भी पूछा गया कितने खंडों के अंदर है, तो 14 खंडों में। कहानी है वो संग्रह है पूरा का पूरा है। फिर इनकी एक कहानी दुविधा भी है, एक दुविधा करके भी इन्होंने एक कहानी लिखी और दुविधा के ऊपर एक फिल्म भी बनने का है वो काम हुआ। दुविधा के ऊपर मणि कौल ने एक पिक्चर बनाई थी, मणि कौल ने 1973 में। मणि कौल ने दुविधा नाम से ही पिक्चर बनाई थी। उस पिक्चर का नाम क्या? दुविधा नाम था। पिक्चर का नाम भी है वो दुविधा, फिल्म था, तो फिल्म था। फिर इस पर एक शाहरुख खान ने भी पिक्चर बनाई थी, पहली नाम से। शाहरुख खान ने बनाई थी पहली, शाहरुख खान ने पहली है वो नाम से है वो पिक्चर बनाई थी, जो ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुई थी, ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी, ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी। देथा को 2012 में राजस्थान रत्न देने की भी घोषणा हुई थी। 2012 में राजस्थान रत्न देने की भी घोषणा हुई। तो ये देथा साहब की स्थिति है वो निकल कर आई। 1965 में इन्होंने रूपायन संस्थान की स्थापना की थी। 1965 में रूपायन की स्थापना की थी। कोमल कोठारी के साथ में मिलकर की थी, कोमल कोठारी के साथ में है वो मिलकर के की थी। तो इनकी कुछ कृतियों का भी है वो नाम आप लिखना चाहें तो आप लिख लीजिए, 2-3 है। अलेखो हिटलर है, अनोखा पेड़ है, अनोखा पेड़ है, सपन प्रिया है, सपन प्रिया है, तो ये कहानी। फिर वही फुलवारी कौन सी? बाता की 14 खंड है। पद्मश्री अवार्ड भी है वो इनको दिया गया। तो ये देथा साहब की स्थिति। एक और साहित्य से जो हमारा प्रश्न आता है वो आया है कि निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है, यानी इसमें से गलत है वो कौन सा है, वो आपसे पूछा गया। तो सुमेलित नहीं, बोल भारमली यादवेंद्र शर्मा की, पागी चंद्र प्रकाश की, कोडम दे मेघराज मुकुल की और पग फेरो मणि मधुकर की। तो इसका जो यदि देखा जाए जो गलत है वो बोल भारमली होगा, क्योंकि बोल भारमली सत्य प्रकाश की है। बोल भारमली किसकी कृति है? सत्य प्रकाश की है वो कृति है। तो सत्य प्रकाश जोशी की ये कृति मानी जाती है। जबकि यादवेंद्र शर्मा की है वो कृति मानी जाती है, वो है हूँ गोरी किरण पीवरी, वो यादवेंद्र शर्मा की कृति होगी। तो इसलिए आपका ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यादवेंद्र शर्मा की है वो हूँ गोरी किरण पीवरी, तो ये यादवेंद्र शर्मा की यह कृति मानी जाती है। हूँ गोरी किरण पीवरी, वो यादवेंद्र शर्मा। बोल भारमली सत्य प्रकाश जोशी की है। पागी है वो चंद्र प्रकाश देवल की। मेघराज मुकुल की सेनानी है। मेघराज मुकुल की कौन सी है? सेनानी है वो मेघराज मुकुल ने लिखी थी। वही हाड़ी रानी के ऊपर, हाड़ी रानी शहल कंवर, वही औरंगजेब के समय है वो
जो राज सिंह जाते हैं उनको लेने के लिए, तो वो कोडमडे मेघराज मुकुल। पग फेरो है वो मधु मणि मधुकर की है, और सोजती गेट भी है, तो एक सोजती गेट करके भी इसकी कृति है। सोजती गेट जोधपुर में है, तो सोजती गेट है। घर आई जो आलीजा, वो भी इन्हीं की कृति है। तो ये राजस्थान का साहित्य है, बहुत शानदार साहित्य है राजस्थान का, बहुत इंटरेस्टिंग है। यदि राजस्थानी साहित्य को हम पढ़ें, आधुनिक साहित्य को, बहुत शानदार, आपको बड़ा आनंद है वो आएगा, पढ़ेंगे हम बिल्कुल निस्संदेह होंगे। तो दोस्तों ये 2018 की जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी थी, राजस्थान इतिहास, संस्कृति और कला का है, वो हमारा हिस्सा रहा। 2021 का भी प्रश्न पत्र देखा, यहाँ से भी देखा कि आरपीएससी पॉइंट टू पॉइंट चल रही है, और जिनसे है वो अक्सर बड़ी बड़ी कहानियाँ है वो चलाई जाती हैं, मार्केट में है वो बड़ा रायता फैलाया गया है। तो उनके बजाय हमें एक सटीक रणनीति से और पॉइंट टॉपिक पकड़ के चलना है, प्रश्न आपके है वो सभी मिल जाएंगे। इस तरह से जुड़े रहिए, और हमारी अन्य फैकल्टी भी है वो मजबूती से कार्य करेगी। थैंक यू वेरी मच।